हेलो बच्चों, मैं प्रिया आप सभी के लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ का कंप्लीट कोर्स। तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़िए और हम पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। जो भी बच्चे 2026 में 10th बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे ये उनके लिए है। तो चलिए आज हम अपनी क्लास की शुरुआत इस कोर्स से करेंगे। और हाँ, एक और बात, ये हमारी वीडियो 5वीं नंबर का वीडियो है और हम जो रियल नंबर का जो 1.1 का जो उदाहरण के साथ हमने एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। आज हम 1.2 का पहले बनाएंगे उदाहरण और उसका जो भी थ्योरम होगा उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले कोट से हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। मेहनत वह सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। तो अपना मेहनत जारी रखें और जो 10th क्लास होगा ये आपके भविष्य का दरवाज़ा ही है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं 1.2 का थ्योरम। सबसे पहले हम फिर से चलेंगे अपरिमेय परिमेय संख्या को समझेंगे, क्योंकि जो इस चैप्टर है 1.2 इसमें हमें √2, √3, √5 ये सब सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है और कुछ थ्योरम भी है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपरिमेय संख्याओं का अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। दोबारा से हम चलते हैं, उस पर भ्रमण करते हैं अपने अपरिमेय संख्या पर, जो कि हम 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। उस 10th में हम 9th में हम उसे नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं वो हमने सीखा था। बट 10th में हमें अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना है कि वह एक अपरिमेय संख्या क्यों है, जैसे √3, √5, √2 वो क्यों है। तो सबसे पहले देखते हैं कि परिमेय संख्या किसे बोलेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है अपरिमेय जानने के लिए। तो परिमेय संख्या क्या होता है, देखिए परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, ठीक है। P और Q क्या है, पूर्णांक, और Q बराबर नॉट 0 हो, यानी कि जिसे हम P/Q के रूप में लिख भी दें और उसका जो Q हो वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 1/2 या मान लीजिए ओनली 2, ये क्या है, परिमेय संख्या है। मान लीजिए P बराबर 1 हो गया, Q बराबर 2 हो गया। चलिए एग्जाम्पल यहाँ हम लिख लेते हैं। उदाहरण है हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, 1/3 हो गया। ये सारा क्या है, परिमेय संख्या है। ये P बराबर मान लीजिए इसके लिए P बराबर हो जाएगा, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं। तो इसके लिए P हो जाएगा 2 और Q हो जाएगा 1। Q बराबर नॉट 0 है तो बिल्कुल ये परिमेय है। इसके लिए देखिए 3 बराबर 1, P बराबर 2 हो गया, Q बराबर 1 हो गया, Q बराबर नॉट है, 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। और 1/3 देखिए P बराबर हमारा आ गया 1, Q बराबर हमारा है 3, Q बराबर नॉट है 0, तो ये भी परिमेय हो गया। तो ये हो गया परिमेय संख्या। हम ऊपर ऊपर देख लेते हैं क्योंकि हमने पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पहले परिमेय संख्याओं को। चलिए अब अपरिमेय को देखते हैं। अपरिमेय संख्या,
अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है, जहाँ P तथा Q पूर्णांक है, ये है Q, और Q बराबर नॉट 0 है, ठीक है। ये हो गया अपरिमेय संख्या, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे बोलेंगे अपरिमेय संख्या। तो चलिए ये हमने परिमेय और अपरिमेय पढ़ लिया। अब आगे हमें पढ़ना है कि इसका एग्जाम्पल, इसका उदाहरण पहले देख लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे √2, √3, Q√25 ... इत्यादि, ये सारे हैं अपरिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे। चलिए अब आगे हम पढ़ेंगे कि जो प्रूव करने के लिए हमें आएगा कि जैसे कि 2√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो इसे प्रूव कीजिए कि ये अपरिमेय क्यों है, ये हमें आगे आएगा। तो पहले हम पढ़ते हैं इसके आगे वाले, हमें दो और पढ़ने हैं कि एक होता है शुद्ध परिमेय संख्या और एक अशुद्ध परिमेय संख्या, मिश्रित अपरिमेय संख्या, वो दोनों पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम आगे चल के प्रूव करेंगे। तो चलिए एक होता है, पहले हम देख लेते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या एक होता है शुद्ध अपरिमेय संख्या। उदाहरण देख लेते हैं सिर्फ, क्योंकि इतना ही पढ़ना है इसमें। जैसे √2, ये क्या हो गया, शुद्ध अपरिमेय संख्या है। शुद्ध अपरिमेय संख्या वो है जिसके साथ परिमेय संख्या बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है, या ना ही तो जोड़ में, ना ही घटाव में, ना ही गुना में, ना ही भाग में, सिर्फ अपरिमेय है, तो इसे बोलेंगे शुद्ध अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √3, √7, या Q भी यहाँ लिख सकते हैं 25, ये सारे क्या हैं, शुद्ध अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब एक और होता है मिश्रित, ये अपरिमेय संख्या का पार्ट है, ये है मिश्रित अपरिमेय संख्या। मिश्रित अपरिमेय संख्या, देखिए मिश्रित अपरिमेय संख्या में क्या होगा कि कोई परिमेय संख्या के साथ कोई एक अपरिमेय संख्या मान लीजिए जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, अपरिमेय तो है बट ये मिश्रित है, इसको अपरिमेय ही बोलेंगे बट मिश्रित अपरिमेय है। जैसे ये जोड़ के साथ मान लीजिए 3 माइनस √5, ये माइनस हो रहा है यानी घटाव है, फिर भी ये भी क्या है, ये मिश्रित अपरिमेय संख्या। मान लीजिए यहाँ पे है 3, मान लीजिए 5 × √7, ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या, दोनों का क्या हुआ है, गुना हुआ है। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के साथ गुना में है, तो भी ये अपरिमेय संख्या ही है, बट ये है मिश्रित अपरिमेय संख्या, ठीक है, इसे बोलेंगे मिश्रित अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक और। मान लीजिए √7
7 है, इसे 5 से हम डिवाइड करते हैं तो ये भी होगा अपरिमेय। एक अपरिमेय संख्या को हम परिमेय से भाग दे रहे हैं, फिर भी जो भी परिणाम हमारा आएगा वो अपरिमेय संख्या होगा, बट मिश्रित अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये मिश्रित अपरिमेय। तो देखिए, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उसका उल्टा भी लिख सकते हैं। 5 को एक परिमेय को अपरिमेय से भाग दे तो भी सेम ही होगा। या हमने पहले इसको लिखो या बाद में लिखो, या इससे पहले या बाद में, कोई बदलाव नहीं होगा, ये मिश्रित अपरिमेय संख्या होगा। तो देखिए इससे क्या निकल के आ रहा है हमारा परिणाम, कि एक परिमेय संख्या को या हम अपरिमेय संख्या के साथ जोड़े, या एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या के साथ घटाएं, या एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या के साथ गुना करें, या एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय से भाग दें, तो क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय ही प्राप्त होगा, बट वो होगा मिश्रित अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो चलिए आगे अब हम चलते हैं। एक प्रमेय हमारा है 1.2, वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम सिद्ध करेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है तो क्यों है। ठीक है, चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम प्रमेय 1.2 पढ़ते हैं। प्रमेय 1.2 क्या कहता है, अपने बुक में देखिए। मान लीजिए, यहाँ से मान लीजिए कि P जो है एक अभाज्य संख्या है। P क्या है? एक अभाज्य संख्या है। मान लीजिए ये हमारा प्रमेय है। यदि P a स्क्वायर को, यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो P a को भी विभाजित करेगी। प्रमेय 1.2 क्या बोलता है कि कोई एक संख्या, मान लीजिए P है, ठीक है, अगर ये a स्क्वायर को विभाजित करती है, कोई ये a स्क्वायर है, इसको विभाजित करती है, तो ये P a को भी विभाजित करेगी। जैसे मान लीजिए a स्क्वायर बटा ये P है, ये a को भी, a स्क्वायर को विभाजित कर रही है, तो यही P a को भी विभाजित करेगी। यही हमारा प्रमेय 1.2 है, जो कि हमें आगे यूज करना है परिमेय संख्याओं को, अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने के लिए। तो चलिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए कि हमारा P है, P बराबर हमारा 3 है, ठीक है। a स्क्वायर मान लीजिए 144 है, ठीक है। a स्क्वायर, हमारा a स्क्वायर कितना है? 144 को P जो है 3 है, ठीक है। P कितना है? 3 है। अगर ये विभाजित करती है, 3 चौका 12 और 8 3 का 24, यानी 48, विभाजित करके 48 आया, ठीक है। तो हमारा a कितना होगा? हमारा a होगा 12। तो जो p है, p बराबर 3 है, तो ये a बटा p मान लीजिए, तो a बराबर है 12, ये 3, इसको भी डिवाइड कर रही है। तो यानी कि ये थ्योरम जो है
बिल्कुल ही सही है, जिसे हम यूज करेंगे कि अगर कोई एक संख्या p है जो कि एक अभाज्य संख्या है, अगर वो किसी a स्क्वायर को विभाजित करती है तो वो a को भी विभाजित करेगी। ठीक है, यही हमारा प्रमेय 1.2 है। चलिए अब हम उदाहरण नंबर चलेंगे 5 पे। हमने पहला 4 जो उदाहरण है उसको हमने बना लिया है, आगे इसके हम बनाएंगे उदाहरण संख्या 5 से। चलिए पूरा मिटाते हुए, क्योंकि ये थोड़ा लंबा टाइम लेगा और थोड़ा लंबा है, ध्यान से देखिएगा इसे। चलिए क्वेश्चन है हमारा उदाहरण 5, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। उदाहरण है 5, हमें सिद्ध करना है √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए इसे 2 पार्ट में करते हैं बोर्ड को, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस लेगा। चलिए मानते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि √3 क्या है। माना कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तब हम इसको अपरिमेय सिद्ध कर पाएंगे। इसको पहले हम मान लेते हैं परिमेय, फिर देखते हैं कि परिमेय आ रहा है कि अपरिमेय। माना कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो √3 बराबर क्या हो जाएगा, p बटे में हो जाएगा हमारा q। यहाँ पे ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ p और q, जहाँ p और p तथा लिखिए तथा q सह अभाज्य हैं। ठीक है, सह अभाज्य यानी कि इनके पास एक सहअभाज्य का मतलब है कि ये p और q के पास जो उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होगा एक के अलावा कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। ये सहअभाज्य का मतलब हुआ, जहाँ p तथा q सहअभाज्य हैं और q बराबर नॉट है 0। q 0 के बराबर नहीं है, जो कि एक परिमेय संख्या में होता है। हमने माना है पहले कि p बटा q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसका मतलब है p तथा q का एक के अलावा, ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी से प्रूफ होगा, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इसको वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर अगर √3 का हम अगर स्क्वायर करते हैं, ये वर्ग का हम दोनों तरफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर दोनों तरफ करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो बराबर ही रहेगा, इसलिए हम दोनों तरफ करते हैं। p बटा, क्योंकि हल करने के लिए ज़रूरी है, p बटा q स्क्वायर। तो ये आ गया 3 बराबर p स्क्वायर बटे में q स्क्वायर। ये हो गया हमारा, नहीं चलो अभी समीकरण नहीं लिखते, q स्क्वायर क्या हो गया, 3q स्क्वायर बराबर में p स्क्वायर। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। मान लीजिए यहाँ से हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट, 3
क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। इससे क्या है कि ये 3 जो है पी स्क्वायर में क्या करेगा, भाग लगेगा। जैसे देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो 3 है पी स्क्वायर को विभाजित करती है, है तो लिख सकते हैं 3 पी को भी विभाजित करेगी। अभी हमने पढ़ा है प्रमेय 1.2, उस प्रमेय के अनुसार अगर 3 पी स्क्वायर को विभाजित करती है तो 3 पी को भी विभाजित करेगी। ठीक है, यानी क्या होगा, अगर विभाजित करेगी यानी क्या होगा, अतः लिख सकते हैं, अतः यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, 3 पी का गुणनखंड है, 3 का गुणनखंड है। देखिए कैसे ये गुणनखंड है, समझते एक बार, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे संख्या 10 है, 10 को 5 विभाजित करती है तो क्या 5 10 का गुणनखंड नहीं है, बिल्कुल है। जैसे हम 10 को लिख सकते हैं 5 × 2 यानी 5, देखो 5 क्या निकला, इस 10 का गुणनखंड। इसी तरह जब 3 जो है पी को, इसी तरह 3 जो है जब p को विभाजित करेगी तो 3 तो अवश्य ही p का गुणनखंड है, तभी तो विभाजित कर पा रही है इसको। तो यहाँ हमने मान लिया। चलिए तो हमारा ये हो गया समीकरण 1। चलिए 3 को मान लिया कि गुणनखंड है। चलिए यहाँ मानते हैं p बराबर, मान लीजिए हमने मान लिया 3c, यहाँ पे माना, यहाँ पे छोटा हो जाएगा। चलिए वहाँ पे आगे चलते हैं, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। माना, पहले इसको यहाँ पे लाइए समीकरण को फिर से, 3q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर आ गया। यहाँ माना कि p बराबर 3c। अब ये क्यों मानना है, क्योंकि हमें q को भी लाना है, हमने अभी p के लिए लाया, q के लिए भी तो लाना पड़ेगा, इसलिए हमें मानना पड़ रहा है। तो p बराबर हमने माना 3c। चलिए अब ये p का मान इसमें रखते हैं, तो 3q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, p की जगह पर रख देंगे 3c का स्क्वायर। ठीक है, कितना आया, 3q स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर। ये 3 से 3 जाएगा, 3 3 का 9, q स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2 होगा। अब देखिए, अब यह मान सकते हैं। अब क्या हो गया, जब यहाँ भी हम बोलेंगे कि जो 3 है q स्क्वायर को, 3q स्क्वायर को विभाजित करती है, ये समीकरण 2 मान लीजिए। रुकिए थोड़ा साफ ये 3 को हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, q स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर, समीकरण नंबर हमारा आ गया 2। चलिए रेड पेन से कर देती हूँ ताकि साफ दिखाई दे आपको। ये समीकरण हो गया 2। देखिए जब ये 3 जो है q स्क्वायर को विभाजित करती है तो 3q को भी विभाजित करेगी, जो कि हमने प्रमेय 1.2 में पढ़ा। ठीक है, अतः 3q का एक गुणनखंड है,
मान सकते हैं ना, एक गुणनखंड है। अब देखिए हमने यहाँ पे मान के रखा है कि P बटा Q क्या है, परिमेय मान रखा है, और हमने इसमें लिखा है कि P और Q अभाज्य हैं, उनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। बट हमें यहाँ भी आ रहा है कि जो 3 है ये P का एक गुणनखंड है, ठीक है, और Q का भी 3 एक गुणनखंड है। यानी कि इसमें क्या है, दोनों में देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड तो छोड़िए, इसमें तो दोनों में आ रहा है सामान्य गुणनखंड P बटा Q में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। समीकरण समीकरण 1 1 और 2 के अनुसार हमें क्या दिख रहा है, समीकरण 1 और 2 के अनुसार हम क्या देख रहे हैं कि इसका भी एक 3 आ रहा है गुणनखंड, और इसका Q का भी एक 3 गुणनखंड आ रहा है, ठीक है। 3 जो है P और Q का सामान्य गुणनखंड है। सामान्य गुणनखंड है, जबकि हम यहाँ पे क्या माने थे, अभाज्य है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, हमने बोला कोई भी नहीं है। बट यहाँ पे हमारा 3 आ रहा है, यहाँ पे एक हमारा गुणनखंड, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ विरोधाभास है, यहाँ क्या है, विरोधाभास है, ठीक है। इसलिए अतः यहाँ लिख सकते हैं, अतः √3 क्या है, 1 है। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, लिख सकते हैं √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हम प्रूव कर लिए कि √3 एक, हमने जो पूर्व धारणा लिया था क्या हो गया, वो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हमने माना था कि 1 के अलावा कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पे तो सामान्य आ रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 आ रहा है, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, √3 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या, ये हो गया प्रूव्ड। तो चलिए आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम इससे कल चलेंगे इसे आगे, अभी और ज़्यादा प्रूव भी करना है, और 1.2 के लिए और थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में अपने एक्सरसाइज पे आएंगे, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। शुभ रात्रि, धन्यवाद।